नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरे ट्विटर पे ही आया था और भी लोगों को ट्विटर पे ट्रेंड ये देखा होगा। तो पुलवामा, आपको ये घटना याद ही होगी 2019 में जो कुछ हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया था एक बहुत ही ड्रास्टिक और डेडली कावर्डली टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले में, जो कि पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। और उसके बाद ही भारतीय सरकार द्वारा फिर पाकिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक हुई थी। तो इसीलिए लोगों में उस समय तो बहुत आक्रोश था ही। आज जब ये ट्रेंड हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि फिर से कहीं वैसी ही कोई वारदात तो निकल के सामने नहीं आई। लेकिन इसके बारे में जो इसके पीछे कारण क्या थे वो हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वारदात तो ऐसी कोई नहीं है, वो तो एक भाग्य की बात है, एक कहें तो लक की बात है और फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें चली है, क्यों ये ट्रेंड कर रहा है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो यूट्यूब के सर्च ऑप्टिमाइजेशन में हमारा चैनल प्रमोट हो सके और इसमें आपके सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है। तो चलिए हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, इसके पर्दे खोलते हैं कि क्या माजरा है। तो यह है पुलवामा। अब इसको हम इस ट्रेंड को अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या दिखता है, इसमें बरखा दत्त दिख जाती है। अब बरखा दत्त क्या कर रही है, ये क्या बता रही है, हम उसकी पूरी बात को सुनते हैं। इनके अपने शब्द, ऐसा नहीं कि जो ट्वीट जिसने किया है उसके क्या वो इंटरप्रेट कर रहा है, हम इनके अपने शब्द सुनते हैं कि ये क्या कह रही है। Big question is this: as India continues to notch up diplomatic win after win when it comes to the Jammu and Kashmir issue, what might Pakistan do next in terms of options, especially with the FATF crackdown on Pakistan in terms of asking them to crack down on terror groups? Pakistan actually has literally only one option, and this is what India should be on alert for, and of course must already be, and that is to stoke another Pulwama type terror attack within the Kashmir Valley, or dare I say try something along those lines, a big impactful terror attack elsewhere in the country. तो ये इनके अपने शब्द हैं। इसने ये क्या कह रही है यहाँ पे, आपने सुना। ये कह रही है कि आज चूंकि पाकिस्तान की हालत या स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और भारत पाकिस्तान को हर तरीके से दबा रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और इवन ऑल सिक्योरिटी के मामले में भी। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं। ये बरखा दत्त द्वारा एक कहें तो सजेस्टिव यहाँ पे बात कही गई है कि पुलवामा जैसे अटैक किए जाए, और चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर में हो या पूरे भारत में कहीं भी, इम्पैक्ट वैसा होना चाहिए। अभी पाकिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई कह भी नहीं रहा है कि आप बात करें। बरखा दत्त को कहाँ से ये आइडिया मिल गया पता नहीं। अब आप कहेंगे कि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत तरीके से लिया जा रहा है, ऐसा उनका कोई कहने का मतलब नहीं था, ऐसी भावना नहीं थी। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि बरखा दत्त सीरियल ऑफेंडर है। तो कहा जाता है कि कोई जो लोग होते हैं जो फेमस होते हैं, उनकी जो उनका एक स्टैचर वो दूसरे लोगों के प्रशंसा करने वाले लोग हैं उन पे भी आधारित होता है। अच्छे लोग प्रशंसा करेंगे तो उनका स्टैचर बहुत ऊपर जाएगा, बुरे लोग प्रशंसा करेंगे तो स्टैचर नीचे जाएगा। अब बरखा दत्त की प्रशंसा करने वाले कौन हैं, चलिए देखते हैं। ये है एक इंटरव्यू पाकिस्तान का,
हम उसको देखेंगे। हुकूमत अब भी आपको एलिमिनेट करना चाहती है। वैसा बहुत शुक्रिया, बड़े अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बात करने वाले मीडिया में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, लेकिन एक तबका है बहरहाल कि जो मेरे खिलाफ, मेरी जमात के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि हर मनफी चीज को पाकिस्तान की तरफ मंसूब करना, अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए, अपना दहशत गर्दाना चेहरा छुपाने के लिए वो हमेशा मेरा नाम लेते हैं। मैं कश्मीर की बात करता हूं और जनाब वो हमेशा मुझे घुमा फिरा कर, वो गलत रुख पर लगाकर दुनिया को धोखा देने के लिए वो जनाब इसकी तरफ लेके आते हैं। तो इंडिया में एक तबका मौजूद है और वो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां बहुत बरखा दर जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहां अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो और यहाँ पे आपने देख लिया कौन प्रशंसा कर रहा है। एक ही बहुत ही बड़ा आतंकवादी जो वांटेड लिस्ट पे है, इंटरनेशनली यूएन के भी वांटेड लिस्ट पे है, उसके द्वारा ये प्रशंसा की जा रही है बरखा दत्त की। अच्छी बातें करने वाली बरखा दत्त है। अब कांग्रेस की प्रशंसा तो वो अलग सब्जेक्ट होगा, मैं अभी बरखा दत्त पे ही फोकस करना चाहूँगा। अब ये इस तरह की बातें इनसे क्यों निकली है, हाफिज सईद ने ऐसी बातें बरखा दत्त के लिए क्यों की है? तो आपको याद होगा बुरहान वानी, एक आतंकवादी जो मार गिराया गया था कश्मीर में, उसके लिए भी बरखा दत्त कहती है ये हेडमास्टर का बेटा था। मतलब आतंकवादी शब्द नहीं इस्तेमाल करके उसने कहा हेडमास्टर का बेटा था। और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था उस समय के बुरहान, जो कुछ रोने वाले लोग हैं, जो जिनकी सिंपैथी पाकिस्तान के लिए बहुत है, जैसे कि बरखा दत्त उनमें से एक है, उनको यही लगता था कि बुरहान वानी बिल्कुल ही इनोसेंट था, उसको हमारी सेना ने ऐसे ही मारा था क्योंकि वह कश्मीर का था और भारत के खिलाफ बोलता था। खैर ये एक एग्जाम्पल है और कई एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 26/11 बहुत ही बुरा दिन था भारत के लिए। बरखा दत्त की रिपोर्टिंग अब हम देखते हैं। यह है बरखा दत्त 26/11 की रिपोर्टिंग करते हुए, सुने क्या कहती हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों से बात कर रही हैं जो होटल के अंदर है। आपको पता ही था कि 26/11 मुंबई अटैक में होटलों पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा था। जो छुपे हुए भी लोग थे उन पे भी अटैक किए जा रहे थे। तो बरखा दत्त लाइव टेलीकास्ट, जो कुछ घटनाएं हो रही थी उसी समय ये लाइव टेलीकास्ट है। तो ये कह रही हैं कि अंदर बैठे जो लोग हैं उनसे इनकी बात हो रही है। अब ये क्या करती है? Managed to make a phone call to somebody who's staying on the 19th floor. He has confirmed to me that a grenade explosion has taken place within the hotel in the last 15 minutes. In the last 15 minutes. Remember, there was firing here 30 minutes ago. We are not clear on the number of terrorists who are still inside. We are told that there are 3 to 4. We are also told by our sources that at least 5 Israeli citizens have been taken hostage. The 19th floor on which my source is staying is a floor on which the terrorists are active. They are setting off grenades inside the hotel. But as we just told you, the Rapid Action Force, there are 3 kinds of deployment here. The Rapid Action Force, the NSG commandos and the military commandos, they've just been reinforced here. And we are told that they will be entering this hotel at any point. Let me just step back and अब इनको कोई बताया कि 19वें तले पे लोग हैं, 5 इजरायली नागरिक थे वहाँ पे और ये लाइव टेलीकास्ट कर रही हैं। क्या कहें इनके बारे में? यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको और थोड़ा बताऊंगा। एक वीडियो और ज़रूर देखें, उसके बाद मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा। ये है बरखा दत्त, जब यहीं से बरखा दत्त का नाम हुआ था। ये
कश्मीर की बात है, जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी, तो सुने ये क्या कहती हैं। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. At the moment we are firing towards the front, it is by 40. At the moment we are running for cover. We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything. There was another shell. Careful, careful. Now we really are going into the bunker. I just hope so, sir. कोई गिर गया तो nothing is going to be left here. Hello, listen Shivnath, I'm calling from a bunker. I can't speak. Quickly take down the details. This underwire, sir. We launched multi-barrel rocket launcher attack in addition to the direct firing by Bofors guns. Yeah. Oh my God. Hello? It's the pattern of firing which the यहाँ पे भी देखे कारगिल का युद्ध हो रहा था और ये इक्विपमेंट्स बता रही थी, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, साथ में ये पोजीशन भी बता रही थी बंकर में। ये पूरा ये कवरेज था। ये तो थोड़े से पार्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरा कवरेज किया था। अब इसे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बात ऐसी थी कि जैसे जैसे ये टेलीकास्ट हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट, युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का ISI इनके लाइव टेलीकास्ट देख के ये पता कर रहा था कि हमारी सेना का पोजीशन कहाँ कहाँ है, चाहे वो बोफोर्स गन को लेके हो, चाहे या बंकर्स हैं, तो वहाँ पे अटैक किए जाए रॉकेट लॉन्चर्स के द्वारा या किसी और तरीके से। तो ये लाइव टेलीकास्ट में बरखा दत्त ऐसा काम कर रही थी। कारगिल के कारण ही इनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और आपको पता ही होगा कि लक्ष्य मूवी जो एक आई थी ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की, उसमें इनका जो किरदार था, इनके ऊपर एक बेस्ड किरदार कैरेक्टर वो प्रीति जिंटा ने निभाया था। बहुत ज़्यादा इनको नाम मिला था, बहुत ज़्यादा फेम मिला था इनको। और कारगिल युद्ध के रिपोर्टिंग के ही बाद से इनको एक तरह से इनका इन्फ्लुएंस जो था वो गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था कि आर्मी जो थी इनको इनवाइट किया करती थी उन जगहों पे जहाँ पे आम नागरिक को जाने की बिल्कुल ही मनाही है। बरखा दत्त वहाँ जाती थी विदाउट एनी वेरिफिकेशन या विदाउट एनी अप्रूवल। इनको कुछ लोगों से जान पहचान थी, कॉन्टैक्ट के तरह थी, वो जाती थी, नहीं तो आम नागरिक की तरह इनको भी नहीं जाने दिया जाता। और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसेस थे वो। NDTV में काम करती थी और NDTV उस समय भी और अभी कुछ दिन पहले तक भी, जब तक अडानी ने इसको टेक ओवर नहीं किया था, वो पाक सिंपैथाइज़र के नाम से ज़्यादा प्रचलित थे। NDTV की मैं बात कर रहा हूँ। अब 26 पठानकोट जो हमला हुआ था उसमें NDTV के रिपोर्टिंग के बाद सरकार ने उसको एक दिन के लिए बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये तुरंत ही भाग गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही इनको अलाउ कर देता, गवर्नमेंट का ऑर्डर टर्न ओवर कर देता, तो इसीलिए सरकार ने वो भी नहीं किया। तो इसमें बरखा दत्त ने रिपोर्टिंग नहीं की थी, ये कोई और रिपोर्ट कर रहा था। और रिपोर्टिंग में भी जो रिपोर्टर था वो बता रहा था कि उस हवाई अड्डे पे, जो कि एयरफोर्स का हवाई अड्डा था, वहाँ पे फ्यूल टैंक्स कहाँ पे है या एमओ कहाँ पे है, ताकि जो पाकिस्तान जो है वो इन जैसे टीवी चैनल्स के लाइव टेलीकास्ट को बहुत गौर से देखता है और वहाँ से डिटेल लेता है और वो वहाँ पे फिर अपना जो भी कोर्स करेक्शन है वो करता है। अटैक करना हो, टारगेट करना हो, वो वहाँ से डिटेल लेता है। यही काम 26/11 में भी हुआ था। इसके बाद से जब 26/11 में ऐसी बातें हो गई थी, तब से जो है सरकार ने ये फैसला लिया कि इस तरह की घटनाओं या जब भी आतंकवादी हमला होगा, एनकाउंटर्स होंगे इस तरह के, तो उसमें लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। अब जो भी इस तरह की बातें होती हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो
जो रिपोर्टर्स हैं उनको दूर ही रखा जाता है। दूसरा, जो टेलीकास्ट होते हैं वो 15 मिनट आधा घंटा के बाद जो होते हैं डिले, उसके बाद दिखाए जाते हैं। तो ये सरकार की तरफ से चेंजेस लाए गए हैं, क्योंकि जो 26/11 में जो घटना हुई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कचरा हुआ था। हम बिल्कुल ही इल प्रिपेयर्ड थे। अब बरखा दत्त के बारे में ये सब कैसे पता चला? मैंने जैसे बताया कि बहुत ही ज़्यादा नामी ग्रामी लोग थे ये लोग, और ऐसा लगता था एक समय कि इनको कोई छू नहीं सकता है और इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। लेकिन फिर सोशल मीडिया का दौर आया और 2014 में सरकारें बदली। उसके बाद से इन जैसे लोगों का जो एक वर्चस्व था वो घटने लगा। अब देखिए, चैतन्य कुंटे एक ब्लॉगर थे और इनके द्वारा एक कहें तो बरखा दत्त का पूरा कत्ता चिट्ठा जो है वो खोल दिया था उन्होंने, खासकर 26/11 की रिपोर्टिंग में। क्या कहते हैं आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो चैतन्य कुंटे अगेंस्ट एनडीटीवी, अपॉलिंग जर्नलिज्म, एब्सोल्युटली ब्लास्फेमी। एज आई वॉच द न्यूज़ फ्रॉम होम, I'm dumbfounded to see Barkha Dutt of NDTV break every rule of ethical journalism in reporting the Mumbai mayhem। तो ये भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे और उस समय, और ये देख रहे थे रिपोर्टिंग को, और उसके बाद जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देते हैं। टेक अ कपल ऑफ इंस्टांसेस फॉर एग्जांपल। In one instance, she asked her husband about his wife being stuck or held as a hostage. The poor guy adds in the end about where she was last hiding. Aired, my dear friends, with AK-47s, our national news is helping you. Go get those still in, and be sure to thank NDTV for not censoring this bit of information. इसका मतलब जो बरखा दत्त जाके किसी लेडी थी, उनके पति जो फंसी हुई थी, उनके पति से इंटरव्यू ले रही है उस समय। अब बेचारे की अपनी मानसिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो कुछ समझ भी पाए, और उनसे पूछती है कि कहाँ पे छुपी है। उसने बता दिया होगा, पता नहीं टेररिस्ट तो हर जगह ढूंढ रहे थे, शायद बच गई हो, उम्मीद है कि बच गई हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत तरीका था जर्नलिज्म का। कारगिल के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि किस तरह से वो जो भी कर रही थी। आपने सुना उस वीडियो में बहुत ही हल्के आवाज़ में भी जो है सेना के लोग आपस में बात कर रहे हैं अपने पोजीशन के बारे में, और के अलावा भी बरखा दत्त ने जो डिटेल दिए थे वो भी। और इसमें एक एग्जाम्पल ये भी दिया गया है कि एक ब्रिटिश कपल था, उसने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं वो उन आतंकवादियों को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं टीवी पे। ये एनडीटीवी की ही बात नहीं है, ये बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, जैसे यहाँ पे CNN का नाम दिया गया था। तो बहुत ही गलत तरीके से टेलीकास्ट हुआ था उस समय, और बरखा दत्त जो जितना इसका नाम था वो सारा नाम पानी में डूब गया। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने इनका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बरखा दत्त एज ए पर्सन कौन है? कश्मीरी फाइल्स आई थी, अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुई थी। अब लोगों को पता चल गया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। ये बरखा दत्त है, ये भी रिपोर्टिंग कर रही थी। अब सुने ये क्या कहती है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था उसका कारण ये दे रही है। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. अब ये कह रही हैं कि कश्मीरी पंडित चूँकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब्स में थे, और अच्छी उनकी जो भी जॉब्स थी या जो भी काम करते थे तो पैसे वाले भी थे। इस वजह से वहाँ के जो कश्मीरी गरीब मुस्लिम थे वो उनसे नफरत करते थे, और फिर एथनिक क्लिनजिंग हुई थी। कारण क्या बताया जा रहा है? ये तो कश्मीरी पंडितों की गलती है। वो इतने एलीट कैसे थे, वो इतने सक्सेसफुल कैसे थे, इस वजह से उनको मारा गया है।
मतलब एक समय कश्मीर जहाँ पे हिंदू रहा करते थे, मेजॉरिटी हिंदू रहा करते थे, अब यहाँ पे ये बता रही हैं कि उनको तो वहाँ रहना भी नहीं चाहिए था, एलीट है। तो इनकी मेंटालिटी यहाँ से नजर आती है कि किस तरह के सोच रखने वाले जो कुछ लोग होते हैं, वो उनका जो दिमाग है वो एक अपने ही दुनिया में खोया रहता है। तो एक कहावत है हिंदी में, रस्सी गई लेकिन बल नहीं गया, वही बरखा दत्त पे पूरी तरह से लागू होती है। बहुत ही एरोगेंट एक बिहेवियर इनका है, एलिटिज्म इनके बातों में साफ झलकती है। अब रस्सी कैसे जली है इनको, क्योंकि एनडीटीवी से निकाल दी गई थी या निकल गई थी, मुझे आइडिया नहीं क्या हुआ था, शायद निकल गई हो रिजाइन देके। लेकिन उसके अलावा जो एक इनकी पूरा एक क्लाउड था वो ख़त्म हो गया। जो कभी होता था कि मिनिस्टर की पोस्टिंग के बारे में ये बातें करती थी, नीरा राडिया का जो टेप आया था उसमें बरखा दत्त और नीरा राडिया दोनों बातें करते पाए गए थे। दूसरा एनडीटीवी का एक क्राउड था एक समय जो राष्ट्रपति भवन में अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया करता था, वो भी ये बात है। तो एनडीटीवी तो गया ही क्योंकि अब अडानी ने उसको खरीद लिया। लेकिन बरखा दत्त के साथ क्या हुआ, यूट्यूब चैनल इसने सोचा कि शुरू करूं ताकि मतलब मेरा नाम है तो शायद लोग आके देखेंगे। सक्सेसफुल नहीं है उतना, इनसे अच्छे न्यूज़ वाले जो एंकर्स हैं उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कर रहा है। मोजो नाम का है शायद मुझे नहीं पता, शायद मोजो नाम का। खैर उसके अलावा एक टीवी पे फिर से आने की कोशिश की इन्होंने, क्योंकि और कोई चैनल इनको ले नहीं रहा है। मेरे हिसाब से तो यही लगता है, या हो सकता है नहीं भी आना चाहे। तो एक तिरंगा टीवी खोला था कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के एक मेंबर है, उनके द्वारा। तो उसके साथ भी ये हुआ कि उसमें पैसे डूब गए और बरखा दत्त को पैसे नहीं मिले और वो जो चैनल है वो बंद हो गया। वो बरखा दत्त उसके लिए भी फिर कपिल सिब्बल के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। खैर वो सब चला गया। तो अब यही है कि यूट्यूब पे ये प्रोग्राम्स कुछ करती है, लेकिन फिर भी जो मैंने पुलवामा पे इनका वीडियो दिखाया, साफ झलकता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और ये समझती है कि जो ये कह रही हैं वही सही है। खैर एक समय किसी ज़माने में इनको बहुत ही ऊंचे पद पे रखा गया था, पेडेस्टल पे रखा गया था, आज ये धड़ाम से गिरी हैं। तो इसी तरह लीगेसी मीडिया जो हमारा है वो भी एक्सपोज हो गया है। हमें मीडिया पे विश्वास नहीं करना चाहिए, साफ बात है। आपके पास सोशल मीडिया, आप 10 तरह से एक ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपना क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा नतीजा निकाल सकते हैं कि कौन किस बात में सच्चाई है, किस बात में वो गलत एक प्रोपागेंडा है। तो यही आज का प्रोग्राम था। आपको क्या इसके बारे में अपने विचार अगर व्यक्त करने हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। ट्विटर और फेसबुक पे भी मेरे साथ जुड़े और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन को ज़रूर दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।